अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 17 नवंबर 2024 है। आज की हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली ऐसे शेयर पे है जिसके बारे में मतलब काफ़ी सारे लोग इस तरह से मुझे पूछते रहते हैं, कोई ऐसा शेयर बताए जो अभी भी कवर्ड है, इस पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का, लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे कौन से शेयर्स हैं, ऐसा कोई ऐसा शेयर है? तो ऑब्वियसली जब मैं रिसर्च करता हूँ तो मैं ऐसे शेयरों को ढूंढता रहता हूँ जिसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का, या अभी उसकी वैल्यू इस तरह से बड़ी नहीं है, या लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उस शेयर में। तो आज का बेसिकली टॉपिक और उसी शेयर के हवाले से पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैंस लिमिटेड, कंपनी के नाम से आपको पता चल गया करती क्या होगी। तो हम इस पे इंशाल्लाह भी आगे बढ़ते हैं। कोशिश होगी प्रेजेंटेशन की आज कि मैं हर वो एंगल को कवर करूँ, कंपनी करती क्या, इसके बिजनेस मॉडल, ताकि एंड में आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आसानी हो। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। एजेंडा की बात करें, एजेंडा हमेशा की तरह बड़ा स्ट्रीमलाइन एजेंडा है, जिसमें बैकग्राउंड के हवाले से बातचीत है, बिजनेस मॉडल के हवाले से बातचीत है, न्यूज़ न्यूज़ के हवाले से बातचीत है, मतलब इसके बारे में कोई नहीं लेटेस्ट न्यूज़ है या कुछ है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इंफॉर्मेशन के हवाले से बात होगी, फिर प्राइस एंड डिविडेंड के हवाले से बात होगी, फिर आखिर में मेरा व्यू, मैं क्या समझता हूँ उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बैकग्राउंड की बात करें, नाम से जैसे मैंने पहले कहा कि नाम से पता चलता है कि एल्यूमिनियम कैंस बनाती है। अब एल्यूमिनियम कैन से क्या मुराद है, इस पर हम बात करते हैं। हम पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में तकरीबन जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और जितने छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, तमाम को हम देखें, मेजोरिटी ऑफ द कैंस आर प्रोड्यूस बाय दिस कंपनी। मतलब ये गलत नहीं होगा ये कहना। कंपनी बेस कहाँ करती है? फैसलाबाद में बेस करती है। और इसकी अगर अगर इसके बारे में अगर थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा बात बताऊं, ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं, 10-12 साल पुराना। इसके 2014 में फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुई थी, और फिर इसके ऑपरेशन 2017 में हुए, और लिस्ट में ख्याल है 2020-21 में लिस्ट हुई है पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पे। तो इसका मतलब ये ज़्यादा लिस्टिंग एक्सपीरियंस नहीं है, और कंपनी का भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन जितना अब तक एक्सपीरियंस है उस पर हम देखेंगे कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, कंपनी की एक एक अच्छी बात भी ये है कि ये जिधर स्टेब्लिश हुई है, ये फ्री जोन कहते हैं। फ्री जोन से मुराद ये है कि अ, उस जगह ये फैक्ट्री बनी हुई है, इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी, जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से छूट है, टैक्स छूट। इसका मुराद ये है कि इस पे कोई टैक्स नहीं है 10 साल का। तो इस कंपनी को टैक्स रिलीफ दिया हुआ है 10 साल के लिए। मतलब इसका जीरो टैक्स एक्सपेंस है फॉर द अंटिल 10 साल, जो कि 2027 या 2028 के अर्ली 2028 में एक्सपायर होता है। तो ये, लेकिन तो इसका मतलब ये 2027 से ऑनवर्ड हम इसमें मेजर हिट देखेंगे। इस कंपनी में फिलहाल इसका टैक्स वाइज बड़ा अच्छी पोजीशन है। और जब टैक्स एग्जेम्पशन है, इसका मतलब ये भी है कि तमाम टैक्स, सुपर टैक्स और मिनिमम टैक्स सब एग्जाम्प्ट है। फिर इसके बिजनेस के बारे में मजीद बात करें, भाई कंपनी कैन बनाती है क्या? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ कैन प्रोड्यूस करती है और बेचती है। मतलब इसकी फैक्ट्री है, उससे प्रोड्यूस करती है, बेचती है। कंपनी की सेल, इंटरेस्टिंग बात, कंपनी सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचती है और डॉलर में खरीदती बेचती है। मतलब सारे कस्टमर से जो उसको पैसा आता है, डॉलर आता है। तो पाकिस्तान में एक जो बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो आपकी सेल्स, मतलब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा। जब इसका डॉलर लिंक्ड इसकी इनकम है, तो मैं नहीं समझता कोई इस पे कोई ज़्यादा मेजर हिट पड़ेगा इसकी रेवेन्यू से। तो जो कि अच्छा इंडिकेटर है। प्लस हम देखेंगे पाकिस्तान और डॉलर की, अगर पी की आर डॉलर की करेंसी पैरिटी देखें, तो हमेशा डॉलर बढ़ता ही नजर आ रहा है, कम होते हुए कोई ज़्यादा खासा नज़र नहीं आता, जो कि इस कंपनी के पॉइंट से बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, इसकी इसकी सेल की बात करूँ तो इसकी सेल लोकल और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट दोनों ही करती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करती है और लोकली भी सेल करती है। जो लोकल सेल करती है, जाहिर है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसके कस्टमर्स देखे तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, और इस सारी बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान, जैसे पेप्सी हो गई, कोका कोला होगी, ये सब पाकिस्तान में जो जिस कंपनी से बाय करती है वो ये PABC है। अगर ये इंटरनेशनल इंपोर्ट करे ना, तो इस इंपोर्ट कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, प्लस इसके ऊपर एडिशनल ड्यूटीज भी है। तो ये जो PABC की जो कॉस्टिंग है ना, वो उसकी वजह से इसको बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत लो कॉस्ट दे रही है। तो तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो इससे बाय करते हैं डायरेक्टली। तो तो विच मीन्स कि इसके कस्टमर बड़े स्ट्रॉन्ग है। प्लस ये जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करती है, उसमें मेजोरिटी आई थिंक सेंट्रल एशिया में काफ़ी सारे कंट्रीज को करती है, 2-3 कंट्रीज को करती है। लेकिन मेजर सेल इसकी अफगानिस्तान को, जो काबुल बॉर्डर से काबुल की इस बॉर्डर के थ्रू अफगानिस्तान इंपोर्ट होती है। लेकिन एक अच्छी और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसकी जो अफगानिस्तान से इंटरनेशनल सेल्स है वो उतनी ज़्यादा
उतनी ज़्यादा कमा इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं देते एज कम्पेयर टू लोकल। तो ऑब्वियसली इसके लोकली भी बड़ी स्ट्रेंथ है, और लोकल डॉलर में बेचती है तो बड़ा एज है। और ये ज़्यादा कंपनी पुश कर दी है, इंटरनली मैनेजमेंट इज पुशिंग कि भाई लोकली सेल ज़्यादा करे, क्योंकि लोकल ज़्यादा मार्जिन कमाती है, जो कि अच्छा इंडिकेटर भी मैनेजमेंट के पॉइंट से। अच्छा, अगर ओवर द 2 ईयर प्रॉफिट देखें, लास्ट 2 ईयर देखें हम, ये जो मैंने जैसे आपको कहा लोकल सेल पे मार्जिन ज़्यादा कमाती है, वो लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट की बेसिस पे मैंने अंदाज़ा लगाया। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की बेस पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद बात करें, आया इस कंपनी की डिमांड है नहीं है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, फ्यूचर आउटलुक क्या है, इसकी थोड़ी बात करूं थोड़ा और मजीद इसके बारे में। अगर कैन नहीं होते तो इसका अल्टरनेटिव क्या होता? अल्टरनेटिव ये शीशे वाली बोतल होती, तो प्लास्टिक की बोतल होती। जो प्लास्टिक, शीशे वाली बोतल को के अलग नुकसान आता है, प्लास्टिक की बोतल के अलग नुकसान है, तो एल्यूमिनियम के इन दोनों में एज है किस तरह? शीशे की बोतल की बात करो तो उसको कैरी करना बड़ा है, और उसमें डैमेज कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है कि उससे वो जहर टूट जाती है, तो एक अच्छा खासा एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है कंपनियों को जो शीशे की बोतल मेंटेन करती है। और शीशा थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। प्लस तो लोग, कंपनियां अवॉइड करती है शीशे से, और ज़्यादा कंपनी मूव करी शीशे से लेके प्लास्टिक पे। जैसे हमने देखा होगा, पहले पेप्सी की छोटी बोतल, कोको कोला की छोटी बोतल शीशे में आती थी, अब प्लास्टिक में आती है और कैंस में आती है। तो मैं इंडिकेट करता है कि क्यों कंपनियां शीशे से प्लास्टिक पे मूव किए। और प्लास्टिक की कंपैरिजन की बात करें तो प्लास्टिक के काफी हेल्थ नुकसान है, तो जिसकी वजह से तमाम कंपनियां प्रेफर करती, इंटरनेशनल ये प्रोग्राम है और प्लान है कि भाई प्लास्टिक से मूव होकर कैन पे आ जाए, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट ज्यादा है, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेटिव होती है, मतलब लॉन्ग टर्म कंटेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉटल्स में, जो मैंने यहाँ मेंशन किया। बाकी दूसरी, ये जो पाकिस्तान में ये बॉटल्स की जो सेल्स होती है, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इनकी इनकी सेल तभी होगी जब इनकी जो कंटेंट, जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो कोक की बुक कैन हो गया, पेप्सी का कैन हो गया, और डिफरेंट कैंस हो गए, उनकी सेल के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है। तो पाकिस्तान में इन सारी चीज़ों की सेल्स सर्दियों में कम होती है और गर्मियों में ज़्यादा होती है, मतलब आप देखेंगे Q1 और Q4 पे, Q1 Q4 पे ज़्यादा सेल्स नहीं होगी, लेकिन Q3 और Q2 पे काफ़ी ज़्यादा सेल होगी, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है उस वक्त। तो हाईली डिपेंडेंट ऑन वेदर। लेकिन अगर इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ ये कंपनी, सिर्फ और सिर्फ बेवरेजेस जो कि हलाल, जिसमें आ गए पेप्सी को, सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में आते, इंटरनेशनली हार्ड ड्रिंक्स में यूज होती है इस तरह के कैंस, तो उनकी सेल को ऐसा सच फर्क नहीं पड़ता, पूरा थ्रू आउट द ईयर तो कांस्टेंट रहती है। ये हो गई इसके बैकग्राउंड की बात और बिजनेस मॉडल की बात। अच्छा, कैपेसिटी, न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन की बात करूँ, ऐसा कोई इस कंपनी के हवाले से कोई न्यूज़ नोटिफिकेशन नहीं है, मैंने लास्ट 1 ईयर देखा। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, जो मैं समझता हूँ बताना चाहिए था, इनके मैंने अकाउंट्स में देखा था कि इन्होंने इस साल के स्टार्ट में, जनवरी 2024 में, साढ़े अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया, कैपेसिटी को बढ़ाया। जो अब इनकी कैपेसिटी, जो पहले 950 मिलियन कैंस पर पर ईयर थी, अब 1200 मिलियन कैंस पर ईयर हो गई, जो कि बहुत अच्छा है। 1200 मिलियन मतलब 1.2 बिलियन, जो कि बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। और इन्होंने लिखा है कि ये बढ़ाने का मकसद ये है कि ताकि हाई डिमांड पीक टाइम में ये इनको मेंटेन, मतलब डिमांड को मीट कर सके। ऑल्दो उसके नुकसान भी होते हैं कि अगर सिर्फ पीक टाइम में मीट करेगी तो फिर क्या, मतलब नॉन पीक टाइम में इसको मेंटेन करने की भी एक कॉस्ट होती है ना, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी को। बाकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे बात करें। अच्छा, फाइनेंशियल रिजल्ट मुझे, स्पेशली जब कंपनी का इतना ज़्यादा, अब देखें हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, 3-4 साल पहले लिस्टिंग हुई है, तो उसकी फाइनेंशियल इसके बावजूद मुझे बड़े अच्छे लगे। अगर आप देखें, हर साल तकरीबन 15-20 से 30% की ग्रोथ है। अगर रेवेन्यू वाइज नंबर देखें, 5 5 बिलियन थी, फिर 7 बिलियन, फिर 14 बिलियन, फिर 19 अरब। इन द सेम में प्रॉफिट में भी कन्वर्जन देखें ना, 0.6 मिलियन थी, 0.6 बिलियन थी, फिर 1.5, फिर 2.7, एंड देन 5 5 बिलियन। और इस तरह ईपीएस में हम ग्रोथ नजर है। जब कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है, रेवेन्यू ऑन अ क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करें तो क्वार्टरली भी ग्रो करी है। पिछले साल की सेल्स 19 अरब थी, इस साल के अगर क्वार्टर पे देखें, मतलब जो पिछले 3 क्वार्टर गुजरे, 4.6, 7 और 5, ये जो कि तकरीबन 19 के करीब हो गई है। तो पिछले 3 क्वार्टर में पिछले साल से छोड़ दिया, तो मतलब पीछे छोड़ दिया, तो मतलब लास्ट क्वार्टर भी ऐड हो जाएगा 2024 का, तो हम देखेंगे 19 अरब से ज्यादा सेल होगी, जो कि 22-23 अरब के करीब होगी, क्योंकि 19 अरब तो ऑलरेडी 3 क्वार्टर पे हो चुका है।
तो मुझे लगता है प्रॉफिटेबल वाइज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसकी बैलेंस शीट की अगर बात करें, इस पे कोई खासा लोन नजर नहीं आता बाहिर, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा एक लोन नजर आया था, लेकिन एज सच कोई इसकी लिक्विडिटी पोजीशन बड़ी पॉजिटिव मैं समझता हूँ है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है और क्या भाई इस प्राइस पे लेना चाहिए? जब प्राइस अगर हम देखें ना, ये ऐसा शेयर है जो मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे शेयर होते हैं, बड़े बड़े शेयर भी होते हैं जिसपे लोग बाय रोज रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ये वो शेयर है जो मेरे ख्याल में लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या लोगों को पता नहीं है इसमें भी खेलना चाहिए। इसकी वजह से इसमें इसकी वॉल्यूम बड़ा कम रहता है। 1,17,000 वॉल्यूम रहा। हो सकता है कि रैशनल इन्वेस्टर्स ने उठाया, कोई फंड्स वगैरह उठाया, लेकिन एक मेजोरिटी पब्लिक इसमें ट्रेड नहीं करती हुई नजर आती। करंटली बात करें 84 पे, अगर हम एनुअली देखें ना तो इसकी प्राइस हमने एनुअली इंक्रीज नजर आया हमें। और जैसे मार्केट बढ़ी तो उसके साथ साथ ये भी बढ़ गई। मैं समझता हूँ मार्केट तो बढ़ी, ओवर द ईयर्स ने रिटर्न दिया, पिछले साल से साल 44% प्राइस में इंक्रीज किया है। मुझे लगता है कि स्टिल इट विल गो अप। इसकी सीधी सीधी वजह है इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और दूसरी इसमें करेक्शन का चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, और इसको हाइपोथेटिकली बढ़ाया नहीं जाता। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर सट्टेबाजी करके बाइंग एंड सेल रेगुलर करके बेचते हैं और खरीदते हैं, तो उसकी वजह से बाय वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसा शेयर है जिसको लोग ज़्यादा इन्वेस्ट ही नहीं करते और सट्टेबाजी नहीं करते, तो उसमें करेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बायर नहीं होगा ना जो टेम्पररी खरीदा और बेचा, तो इसलिए इसके करेक्शन के चांसेस कम है। तो मुझे लगता है इट विल स्टिल गो अप ओवर द टाइम, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आप देखें बड़ी अच्छी रही पिछले साल से इस साल। अच्छा, अब डिविडेंड की बात करें भाई, इस शेयर के बारे में एक स्लाइड में डालना भूल गया, जिसमें मैंने बताना था कि इसका फ्री फ्लोटिंग ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 25% है या 20% है, या 25% है। तो जो फ्री फ्लोटिंग जब इतना कम है ना, तो और जो मेजोरिटी ओनर्स के पास है, और इंटरेस्टिंगली एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस, में कहना गलत नहीं होगा इस कंपनी को, तो इसलिए डिविडेंड नहीं देती। लुक लाइक रिच फैमिली है, इनको ज़रूरत नहीं, इसलिए डिविडेंड नहीं देती। तो मैं इसको यही कहूंगा शेयर होल्डर्स, हम जैसे आम जैसे इंसान, आम इन्वेस्टर के लिए यही पॉइंट है, डिविडेंड के लिए शेयर नहीं है। अच्छा, मेरा शेयर क्या है? मेरा व्यू क्या, सॉरी, मेरा व्यू क्या है इसके बारे में? मेरा व्यू ये है कि कंपनी इज मोर लाइक अ स्मॉल बिजनेस, फैमिली बिजनेस, और वो लो वॉल्यूम शेयर है। तो अगर आप बाय सेल की नीयत है तो मेरा नहीं, ख्याल आपके लिए अच्छा शेयर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली इसका कैश फ्लो देखें, कैश डॉलर में ड्रिवन है, कैश फ्लोज के बड़े अच्छे हैं। तो मुझे लगता है इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। आखिरी चीज, इतने छोटे टाइम में इन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस बनाया, तो मुझे लगता है मैनेजमेंट इज वेरी गुड। और हम देखें पिछले हिस्टोरिक नंबर ऑफ ईयर से इसकी मैनेजमेंट कांस्टेंट है, तो विच इज इंडिकेटिंग है भाई कि जब मैनेजमेंट कांस्टेंट है और बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो मतलब मैनेजमेंट गुड है। अगर मैनेजमेंट कांस्टेंट होती और बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा होता, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। और स्पेशली जब बिजनेस कंपनी पैसा बना के दे रही है, और ऐसा नहीं है कि पैसा खुद ब खुद बन रहा है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मुझे लगता है कि इस बेसिस में मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर कहना गलत नहीं होगा। आई थिंक दैट्स इट। अगर यही मेरा व्यू शेयर के हवाले से, कोई चीज़ मिस आउट की हो तो आप बताना, लेकिन एक चीज़ लाजमी याद रखें मेरी, इस रिसर्च की बेसिस पे आप अपने बाइंग एंड सेल कॉल नहीं करें, आप खुद इस बेसिस पे रिसर्च करें। मेरी प्रेजेंटेशन आपको हेल्प आउट करेगी कि किस डायरेक्शन में रिसर्च करनी है, या कोई और चीज़ें जो मिस आउट किए, फिर आप डिसाइड करें इसको बाय सेल करना। इन माय व्यू इज़ अ वेरी गुड फॉर शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।